कर ही रहे। क्वेश्चन नंबर ले लीजिए 55। सबसे पहले एक स्केलेटन एंट्री बना लीजिए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाली, फिर हम क्वेश्चन आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिखिए। इसके लिए वर्किंग नोट देखेंगे हमें। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स और लिखिए यहाँ पर। चलो पेज देखिए। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इंसेट्स तो हमने लिख दिया यहाँ पर, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख दिया, प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी किया, माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी किया, और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लिख के माइनस टैक्स लिख दिया बस। और बाकी यहाँ पर आप लोगों ने बी पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखा। और फोर्थ पेज देखिए यहाँ पर सी पर फाइनेंशियल स्केलेटन तैयार हो। चलिए स्केलेटन आपके पास तैयार हो जाता है, फिर चलिए ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देख रहे हैं। इसमें क्या है कि प्रपोज इक्विटी शेयर्स पर नील और नील है, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पर 10% और 10% है। अब आप देख रहे हैं 30 ऑफ मार्च को वैल्यू कितनी प्रेफरेंस शेयर से देखने का नील है, और 30 ऑफ मार्च 2023 को तो वैल्यू 2 है। देखिए 30,000 और 20,000 लग रहा है, क्या लगना 30,000 और 20,000 लगना। एक चीज का ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड इज द डिविडेंड प्रपोज एंड पेड फॉर करंट ईयर डिविडेंड, ठीक है। सबसे पहले प्रेफरेंस, सबसे पहले प्रेफरेंस दोनों को पाएंगे यहाँ जाते सबसे चल रहे नंबर लिखते हैं क्या बड़े घटे प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी से बढ़ के देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से, ठीक है। और उसके नीचे क्या है 10% प्रेफरेंस शेयर से घट गया माइनस, तो स्पेस लिखिए माइनस का मतलब आपने रिटेन करना है, माइनस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, चलिए कितना माइनस हुआ है 1 लाख माइनस। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी का? वो प्लस किया वो माइनस किया, ये इनफ्लो होगा वो आउटफ्लो होगा, ऐसा। चलो आगे चलते हैं हम। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर डिविडेंड लगना है, तो डिविडेंड हमें कौन सा लेना है 2022 की वैल्यू कितनी थी 3 है, 3 लाख 30,000, तो यहाँ लिखेंगे माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000 और यहाँ प्लस प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ जो है सिर्फ ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और कैश एंड कैश इक्विवलेंट रखूंगा मैं, छोटी मोटी कैलकुलेशन इनर मोस्ट से इनर कॉलम में हम लोग लेके चलेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, किसी को डाउट एडजस्टमेंट नंबर 1 में? एडजस्टमेंट नंबर 1 हो चुकी है, डिविडेंड इंक्लूड हो गया, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू बड़ी घटेगी उसको हमने उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया। एडजस्टमेंट नंबर 2, मशीन हैविंग बुक वैल्यू 90,000 और सोल्ड फॉर ₹50,000। अब जरा नोट शो मोड मशीन पे दिख रहा है कहीं पर किसी को? नहीं दिख रहा है। नॉन करंट एसेट्स बैलेंस शीट इधर चलिए ना, एडजस्टमेंट है दैट मस्ट बी रिलेटेड टू द बैंक नोट गिवन इन द बैलेंस शीट। सर एक बार वापस बताओ क्या समझा? सर आपने जो डिविडेंड था क्या वो एडजस्टमेंट है नहीं है? दो जगह जाना ही नहीं जाना। चलिए अब कौन कौन सी जगह जाएगा उससे ज्यादा जज करते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड में कौन सा लेके चलिए, पिछले साल का लेके चलिए। ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू 3 लाख, 10% कितना 30,000, 30,000 इज द डिविडेंड पेड, यानी कि
और इसी को क्या मानते हैं? जब बहुत ज्यादा तो पे होगा, उसी को वहां माइनस करा तो ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जो क्या बता रहे हो? तो सर ये आगे बात करने नहीं है तो अभी आप कहीं से ये गलत हो गया। वर्किंग नोट में काम होना चाहिए, वर्किंग नोट पे चल जाएगा, इसीलिए बड़ा इसलिए नहीं देता। जरा मुझे बताइए नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अभी नहीं करते प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स प्रपोज्ड डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं होगा तो नहीं जानना वहां पे तीन ऑपरेटिंग की वैल्यू डालें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी जोड़ता है क्योंकि एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। बिल्कुल ठीक बोली। मशीन की बुक वैल्यू 90,000 की थी, सोल्ड कर लिए 50,000। क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है उसी को लेके चलेगी, ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट बना लिया हम इंजन मशीनरी का। और ये मशीन पे अकाउंट मशीनरी वाले डेप्रिसिएशन वाला डिस्प्ले पूरी क्लास खत्म करेंगे हम बताइए बैलेंस पीरियड कितना दिन का क्वेश्चन में आपके पास? मशीनरी का बैलेंस पीरियड देखिए, द बैलेंस पीरियड गिवन इज 1 लाख नहीं कई ये बैलेंस पीरियड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस पीरियड तो हमारे क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट लिखी थी मशीन की बुक वैल्यू 90,000 के सोल्ड पर रुपीज 50,00,000 बैंक बोलकर सेल कितना जल्दी 50,000 बुक वैल्यू कितनी थी उसकी 90 बुक वैल्यू 90 बीच का 50 में फायदा नुकसान नुकसान स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लॉस पूरे चलेगा कम कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कोई डेप्रिसिएशन कुछ नहीं दे रहा। चलिए व्हाट इज दिस साइड डेप्रिसिएशन नहीं है पार्ट वो फाइल हम लिखेंगे जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन फिर लिखेंगे साथ में तो दिस वैल्यू इज व्हाट नाउ देखिए क्या बनेगी वैल्यू आपके सर 6 सिविल लाइन लिखा होगा 8 लाइन लिखा होगा सर 8 6 और 4 10 1 60 8 लाख 50,000 क्या नहीं जाएगा बैंक दो क्या नहीं करेगा कुछ चीज और एक कौन सी फिगर है जिसको बैलेंसिंग फिगर है इतना कितना 2.5 लाख तो आप जानते हैं कोई वैल्यूज को कहाँ प्लेस करना है दैट वी विल सी। आइए जरा सबसे पहले सेल सेल कहाँ जाएगी यहाँ माइनस सेल ऑफ मशीनरी सेल ऑफ मशीनरी कितने की करेंगे भाई बताइए सिर्फ 50,000 ये बात लॉस लॉस इधर लिखा जाएगा प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का लॉस है बताइए 40,000 की ऑफर वाला में रखें ये भी होनी चाहिए डेप्रिसिएशन है यहाँ डेप्रिसिएशन इधर ही लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने का डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बताइए तो ये परचेज है मैं देख रहा हूँ नहीं ये परचेज ऑफ मशीनरी है कितने का बताइए परचेज ऑफ मशीनरी कितने का 250 का और ऊपर सेल ऑफ मशीनरी कितने का है 50,000 जो ब्रैकेट में से ब्रैकेट में रखना आपने देखा मशीन अकाउंट पूरा खाली है मशीन अकाउंट पूरा खाली हो चुका है ये एडजस्टमेंट पिछली क्लास में सीखी थी नहीं पता चल रहा कुछ थोड़ा थोड़ा फिर क्या जब मशीन अकाउंट समझ में आया तो उनकी वैल्यू को पोस्ट करने में क्या परेशानी हाँ तो उसके लिए फॉर्मेट पढ़ना पड़ता है उसके लिए घर जाके रिवीजन करनी पड़ती है तो तुम बिल्कुल नहीं करते हो करो या तो अभी ज्ञान कमा लो पैसा फिर अपना पाएगा या अभी पैसा कमा के ज्ञान नहीं आएगा बेटा फोकस तो बदल लो थोड़ा तुम्हारा भी तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अभी बोल रहा हूँ थर्ड बुक अच्छे से करके जाएंगे थर्ड बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट टीचर टीचर की फेवरेट होते हैं थर्ड बुक की कहीं से भी कुछ पूछ लेते हैं आपका प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड है रेशो उससे रिलेटेड है कैश फ्लो उससे रिलेटेड है कॉमन सेंस कंपैरेटिव उससे रिलेटेड है बैलेंस शीट फर्स्ट चैप्टर में जो है वो उससे रिलेटेड सब कुछ तो है थर्ड बुक में इतना सवाल होता है कि आदमी फर्स्ट सेकंड बुक की तरफ नहीं आता
जब हम प्रैक्टिकल लेने जाते हैं, एक बच्चे से पूछते थर्ड के क्वेश्चन 5 से रिलेटेड, जब वो नहीं पूछो तब उसने बता बच्चे कौन सा चैप्टर आता है, तब वो गुडविल बोलता है, तब वो फंडामेंटल बोलता है, वहां से शुरू आता है। और जब सारा वाइवा तो थर्ड बुक में निकल जाता है। अब जो थर्ड बुक में पैदल तो हुआ दूसरी तरफ जाना पड़ता है, कुछ तो बोले, कुछ तो नंबर देके जाए। डिपेंड करता है कितना तक आप सहवाद हो। अगर अच्छे से 4 5 5 क्वेश्चन पूछे, पांचों का जवाब देंगे, कहेंगे चलो जाओ बहुत हो क्वेश्चन। इसके बाद ये खत्म हो चुका है आपके पास गाड़ी। अब उठा लीजिए नीचे। सो हियर से डेफिनेशन वाला पार्ट चलेगा, बट इसमें मैं चाहिए आई में पूरा क्वेश्चन कुछ नहीं है। एक साथ है वो डिबेंचर और इशू और फॉल्स अप। जब लिखा है डिबेंचर, क्या फर्क पड़ना है? इसका फर्क पड़ना है इंटरेस्ट में। तो देखिए डिबेंचर में क्या लिखा हुआ है। डिबेंचर 10%, डिबेंचर 2 लाख से 3 लाख हो। डिबेंचर का बढ़ना इज व्हाट इशू। डिबेंचर का बढ़ना इज व्हाट, तो डिबेंचर इशू कर दिया तो आपको पैसा मिल गया, प्लस इशू ऑफ कितना परसेंट डिबेंचर है बताइए। 10% डिबेंचर कितना बढ़ गया है? 1 लाख बढ़ गया, 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख बढ़ गया। डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी तो लगना है। अब क्वेश्चन ये बोले कि डिबेंचर साल के शुरू में इशू हुआ तो इंटरेस्ट क्लोजिंग वैल्यू पे लगेगा। उस साल के आखिर में होता तो क्या लगता, ओपनिंग पे। अगर इन बिटवीन होता, कैलकुलेशन आपको आती है, इंटरेस्ट कैपिटल की कैलकुलेशन ऐसी तो होती है। तो 10% किसका लेके चलेंगे, साल के शुरू में इशू हुआ तो 2 लाख, 10% 20,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर 20,000। और ये एडजस्टमेंट है। देखो, इशू ऑफ 10% डिबेंचर एक जगह जाएगा क्योंकि बैलेंस शीट का आइटम, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो एडजस्टमेंट है 2 जगह जाएगी। एक यहाँ माइनस होगी और कहाँ प्लस। इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर हाँ तो क्लोजिंग वैल्यू कौन सी वैल्यू क्लोजिंग 3 लाख, सॉरी फिर साल के शुरू में हुआ तो क्लोजिंग वैल्यू पे लगाए। बोला मैंने यही था लेकिन कर दिया होता उसको। थैंक्स फॉर करेक्शन। थैंक्स फॉर द रॉन्ग इनपुट। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग भी हो गया, अभी अर्ली एडजस्टमेंट हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2022। पता है क्या? हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स इन्वेस्टमेंट भी है उससे ऊपर एक और है। हाँ, इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑन 31 मार्च। इन्वेस्टमेंट कब खरीदा गया था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इन्वेस्टमेंट को देखते हैं पहले। इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 2 लाख होता है, तो यहाँ लिखूंगा मैं क्या, परचेज ऑन इन्वेस्टमेंट। बोलो क्या चीज है ये बेटा, क्या चीज है? तो अकाउंट बनाएंगे उसका भी, मैं देखा यहाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दिया जाए। बताइए इन्वेस्टमेंट का बताइए, इन्वेस्टमेंट की बैलेंस भी नहीं बताइए। 1 लाख 1 लाख और आपके पास बैलेंस शीट कितना बना है? 2 लाख ठीक है जी। और क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दे दी थी इन्वेस्टमेंट वो करेंट और करेंट इन्वेस्टमेंट यूज करें। बेटा हम जब इन्वेस्टमेंट बोले तो नॉन करंट लेके चल रहे हैं, करंट वाले को नहीं टच कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में तो और कुछ नहीं है ना, तो फिर अकाउंट क्यों बनवा रहे हैं? तो मुझे बच्चा बोला कि सेल के बारे में भी दे रखा है, साथ दे रखा है। नहीं दे रहा नहीं, फिर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन नो लेके प्रिपेयर रखा हो, उसको बता दिया एक्स्ट्रा अकाउंट बन जाएगा तो यूज कर लेंगे। देखिए तो प्लीज समझिए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी थी आपको उस क्वेश्चन में, देखो गिवन 1 लाख से 2 लाख होगा। ठीक है, यहाँ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का लिखेंगे आप, राइट 1 लाख, ऐसे ब्रैकेट में लिखिए। और क्या बोला, इन्वेस्टमेंट कब इशू किया गया, इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023। अगर साल के आखिर में तो ओपनिंग वैल्यू पे लिखता है इंटरेस्ट, ओपनिंग वैल्यू लिखते 1 लाख, तो 10%, यहाँ लिखेंगे प्लस
interest on 10% in West Mets, कितना इंटरेस्ट लगेगा इसमें? 10,000। और क्योंकि एडजस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट एक जगह गया, उसका इंटरेस्ट दो जगह जाएगा, प्लान लेंगे सीधे ले जाएंगे माइनस इंटरेस्ट ऑन 10% इन Mets, कितने का? 10,000। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट दो जगह गया, एक वहां जाके जुड़ गया और एक नॉन कैश ऑपरेटिंग से माइनस किया उसका वाला पार्ट। प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडीम ऑन 31 दिसंबर 2022, ये कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में समझाया था। मैंने कहा कि डिबेंचर में रिडीम किसी पर्टिकुलर डेट पे शेयर को इससे फर्क पड़ता है, लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आपने कभी भी रिडीम करा, डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करते हैं? या तो साल के पिछले साल की क्लोजिंग वैल्यू पे, इस साल की क्लोजिंग वैल्यू, तो जो हमारा डिविडेंड कैलकुलेट किया 10% और 31 मार्च की वैल्यू पे किया, और जो दूसरा 10% है वो 31 मार्च 23 की वैल्यू पे कैलकुलेट किया। लेकिन यूज कौन सा किया? प्रीवियस ईयर में, क्योंकि जो करंट ईयर वाला था वो कंटिन्यू लायबिलिटी का पार्ट है, उसको इस्तेमाल नहीं करना। तो डिविडेंड देते समय डेट कोई मायने नहीं रखती है, डिविडेंड दिया जाता है एक पर्टिकुलर डेट पर, वो भी साल के आखिर में, जिसके पास वो शेयर होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा, जिसके पास नहीं मिलेगा। डिविडेंड पर एनम के हिसाब से नहीं दिया जाता, डिविडेंड टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं दिया जाता, डिविडेंड रैंडमली एक अमाउंट दिया जाता है, जबकि इंटरेस्ट टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसीलिए अगर डिवेंचर के बीच में कभी डेट आ जाए तो उससे इंटरेस्ट और डिवेंचर फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर डिविडेंड की कोई डेट आ जाए उससे डिविडेंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड तो 1 रुपए के शेयर, मतलब एक शेयर पे आप 5 रुपए का डिविडेंड दे रहे हो, तो तुम साल के आखिर में तो क्या फर्क पड़ा? तो डेट से तो मतलब ही नहीं है। डिविडेंड डिक्लेयर करते समय कंपनी ये थोड़ी देखती कि किस शेयर होल्डर के पास मेरे शेयर लंबे समय तक रहेंगे, नहीं फर्क पड़ता। तो इसीलिए डिविडेंड में टाइम पीरियड होता है कि डिविडेंड साल के शुरू में रिडीम करे, एंड में रिडीम करे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। मतलब साल के शुरू में रिडीम करें शेयर्स तो क्लोजिंग में करें तो ओपनिंग में, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इन बिटवीन वाला पार्ट है वहाँ कोई मायने नहीं रखता इस बात। इसलिए ये जो लिख रखा है ना, परचेज प्रेफरेंस शेयर फॉर रिडीम ऑन 31 दिसंबर, ये बेकार चीज है, इसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है इसका। इंटरिम डिविडेंड 15% पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2022। अब जरा मुझे बताइए 31 दिसंबर 2022 को आप इक्विटी शेयर पे क्या दे रहे हैं? वो दे रहे हैं 15% इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं। अब मुझे बताइए इंटरिम डिविडेंड जो है 3 लाख में कैलकुलेट हुआ या 5 लाख में कैलकुलेट होगा? तो सुनो, और नीचे क्या लिखा था? फ्रेश इक्विटी शेयर फॉर इशूड 5% 31 मार्च 23। फ्रेश फ्रेश इक्विटी शेयर कब इशू 31 मार्च को, डिविडेंड कब दिया गया? दिसंबर को। तो दिसंबर तक हमारी वैल्यू क्या रहेगी? 3 लाख ही रहेगी। प्रेफरेंस डिविडेंड जो डिविडेंड दिया जा रहा है डिविडेंड किस पे दिया जाएगा? 3 लाख दिया जाएगा, टाइम पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखेंगे यहाँ पर? माइनर इंटरिम डिविडेंड कितने का है? 3 लाख का कितना परसेंट? 75,000 ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे क्या? इस तरह प्लस प्लस इंटरिम डिविडेंड 45 हुआ 15 75 क्यों बोला फिर? बोला नहीं खाली। इसे करते दो जगह गया ऊपर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे जुड़ा उससे, तो वहां जगह से माइनस करके। अच्छा, फ्रेश इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो इक्विटी शेयर बढ़ते हैं 3 से 5 लाख, उससे तो मतलब ही नहीं होता प्रेफरेंस डिविडेंड। सुनो क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलो। बेटा सुनो, आपने डिविडेंड की जब जब आपने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा, प्रेफरेंस वालों को तो आपने डिविडेंड ऑलरेडी दे दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया नहीं ऊपर, दो बार थोड़ी होना। प्रेफरेंस डिविडेंड दिया तो आपने, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? फर्स्ट प्रपोज डिविडेंड इक्विटी में जिनका प्रेफरेंस दे रखा है, दे दिया। रूटीन देखिए, समझ लीजिए एक बार समझना,
डिविडेंड डिक्लेयर मतलब अप्रोप्रिएशन का तरीका क्या होता है? सबसे पहले जो भी प्रॉफिट हुआ उससे आपने पहले अपने टैक्सेस पे कर दिए, इंटरेस्ट वगैरह पे कर दिए, सब कुछ पे कर दिए, सारी चीजें पे आप कर दिए, ठीक है। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। मेरी आवाज को क्या हो रहा है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एको हो रही है थोड़ी सी। अच्छा, ठीक। आइए, कहाँ का चला गया वैल्यू बताइए, कहाँ पर से हम लोग अभी इंटरम डिविडेंड को कर चुके हैं, और किस पे थे? नहीं, एडजस्टमेंट सारी हो चुकी है ना, फ्रेश। हाँ, प्रीमियम फ्रेश इक्विटी शेयर्स कब इशू हुए थे? 31 मार्च 2023 को, ठीक है। 31 2023 को इशू हुए थे। तो लो बेटा बात, अब आपने इक्विटी शेयर्स की वैल्यू 2 लाख है, 2 लाख का 5% कितना होता है? हाँ, 10,000। तो ये जो आपने इक्विटी लिखा ना यहाँ पर, इसको इसको ऐसा कर लेते हैं, 2 लाख प्लस 10,000, यू विल मेक इट 2,10,000 ऐसे। याद है जब हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताई थी तो बोला था कि अगर प्रीमियम पे शेयर इशू हो तो प्रीमियम जोड़ के चले दिखाते हैं, डिबेंचर का डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट माइनस करके दिखाते हैं। कौन सा सिक्योरिटीज प्रीमियम? हाँ वही तो है, ही है, वही है। प्रीमियम की वैल्यू क्या हो गई? जीरो से बढ़कर कितनी हो गई? 10,000 हो गई, बस ऐसे ही है। तो वही दिख रहा है, उसका कुछ नहीं करना आपने। ये एडजस्टमेंट सारी हो चुकी है आपकी। अच्छा सुनो, ये जो प्रीमियम है ना आपके पास, प्रीमियम, इसको एक ही जगह पे दिखाना है, क्योंकि ऊपर दिख रहा है आपको ये प्रीमियम, और वो एक जगह कहाँ थी, यहाँ पर आगे, इसका दूसरी जगह पे कहीं प्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अभी क्या था, वार्म अप था, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, अब क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट हो गया। पहला पार्ट शेयर पर कैपिटल, या शेयर कैपिटल कर लिया हमने, देखिए। फर्स्ट पार्ट शेयर कैपिटल हो चुका है, नहीं हो चुका बताइए? हो गया, वेरी नाइस। दूसरा पार्ट आपके पास है रिजर्व एंड सरप्लस, उसको देख लेते हैं, नंबर 2। उसमें बोला सिक्योरिटी प्रीमियम हो चुका है। सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितने का बोला? 2 लाख रुपए का, तो इट विल राइट हियर 2 लाख। ये पार्ट भी हो चुका है। कौन सा 10 है? सिक्योरिटी प्रीमियम तो अभी बोल दिया ना हमने उसके बारे में, वो तो हो चुका है यहाँ पर, दिस इज डन। सिक्योरिटी प्रीमियम कर चुके हैं हम लोग इसको यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट आइटम हमारे पास आया, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रेड पेबल कितना हुआ? 80,000 से बढ़ गया, ट्रेड पेबल की वैल्यू बढ़ गई है, तो प्लस ट्रेड पेबल कितना बढ़ चुका है? ये 80,000 बढ़ चुका है, 80,000 पे बढ़ चुका है, ये भी कर लिया। अगला वैल्यू बताइए क्या है इसके नीचे? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कर लिया हम लोगों ने। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10% वो भी कर लिया। करंट इन्वेस्टमेंट को टच नहीं करना, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है, नहीं टच करेंगे उसको। ट्रेड रिसीवेबल पे नोट नंबर 3, सन्ड्री डेटर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख से बढ़कर 1 लाख हो गई, तो क्या करना है? माइनस, हाँ माइनस सन्ड्री डेटर्स कितने से? 1 लाख से, और पुट दैट इन ब्रैकेट। हो गया जी। इसके बाद बारी आई क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो गया? बढ़ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ गया, प्लस इन्वेंट्री कहाँ से आया? अभी आया नहीं उस पर, अभी छोड़ दिया उसको, 10,000 का करंट। हाँ इन्वेंट्री छोड़ दिया था, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी हो गई? 1 से 2 लाख हो गई, इन्वेंट्री बढ़ गई। यहाँ नीचे माइनस इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज को माइनस कर देंगे कितने से? 1 लाख से। और नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ देंगे, खत्म हो गया। अब आप देख रहे हैं पूरी की पूरी एडजस्टमेंट्स, और पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया। जब एक बार आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं करने के लिए, सारी चीजें तो हमारी हो चुकी हैं पूरी। अब हम इसको क्लोज करते हैं सबसे पहले, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे बाद में करेंगे। व्हाट इज दिस वैल्यू? 275। ठीक, अब तो सिर्फ प्लेस करना रह जाता है। आई पुट इट हियर 275। ये टोटल कर लीजिए कितना है? 130। ऐसे ये वैल्यू कितनी आई? 10,000 आई। टोटल कितना हो गया? 3,04,15,000। देखो ठीक है, टोटल देख लेना ये वाला। सर 10,000 तो माइनस होगा ना? माइनस होगा, देखा ना, वही गड़बड़ है यहाँ से। अब फिर कितना हो जाएगा बताइए? अब गड़बड़ हो थ्री गया यहाँ नाइन्टी से। फाइव 395। मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो हिल गया मामला। 90,000। नाउ दिस वैल्यू इज -2 लाख।
चलिए जी, अब 395 में से दो चला के तो कितना बचता है, 1 लाख और 190, ठीक है। टैक्स तो कुछ है ही नहीं, नील। तो फाइनल आंसर कितना है आपके पास? कैश फ्लो आया या यूज आया? क्या चीज आई है? कैश फ्लो। कौन सा सर वाला एक लाख कौन सा पाँच वाला? हजार बचा ना। रुक जा 395 में से दो चला के तो कितना बचा? 195 ना। और 195 में कितना माइनस करूं मैं? 90। कितना बचेगा? देखने दो ना कितना आ रहा है। 90,000 तो ऐड करोगे ना। हाँ, तो कितना बनेगा वैल्यू? 285 आया ना। चलिए 285, और टैक्स कुछ नहीं था, नील। तो फाइनल वैल्यू आ गई 285, और 285 को आउटर कॉलम में रख लीजिए। फिनिश। टैक्स कुछ नहीं था तो जीरो कर देंगे, जनरली क्वेश्चन में टैक्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके पास। सबका टोटल करा, 3 485 2, हाँ ठीक है, 285 आ गया। बोलिए। 395, 95 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 485। दो माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 285। हो गया। इस तरह से चलते हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू? 3.5 लाख में से 60 माइनस करा, 290 आया नेगेटिव में, हाँ या ना बताइए। कैश यूज्ड इन, कैश, यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी, वरना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। इसका टोटल करिए कितना आता है ये। इसका टोटल, इसको 290 को बाहर लिख देंगे ब्रैकेट में। इसका टोटल करिए कितना आता है। दिस वैल्यू इज 3,10,000 में से 1 लाख, 105। 1,05 तो पॉजिटिव है नेगेटिव क्या आया? तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इसको आउटर कॉलम में रख दिया। अब जरा देखिए, 285 और 1,05 कितना होता है? 290, 390 होता है। 390 में से 290 चला के तो कितना बचता है? 1 लाख। 1 लाख यहाँ रख दिया। क्या ये 1 लाख पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बेटा देखो, 285, 1 जोड़ूंगा 385, 5 जोड़ूंगा 390, 390 में से 290 गया, 1 लाख बचा। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव फिगर? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट। भाई ओपनिंग पे आ जाइए अब आप। बताइए ओपनिंग में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें ओपनिंग में बताइए। ओपनिंग में है करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या करे बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट कितने का ओपनिंग में? ये 70 हो रहा है। न- हाँ कोई बात नहीं। हाँ देखिए, 50,000 ये है, और कैश एंड कैश इक्वलेंट ओपनिंग वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 20,000 की। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 70,000 हम यहाँ रखेंगे। ये 70,000 किसके बराबर होने चाहिए? 170। अब देखते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट। हाँ जी, कहाँ है 2,10,000? 2 लाख का बढ़ा, 5% प्रीमियम पेश हुआ है, एडजस्टमेंट पढ़ी नहीं आपने। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट कितने के दे रखे हैं? 90,000। 90,000 के। ये क्या है आपके पास? 80। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स। और कैश एंड कैश इक्वलेंट कितने के हैं? 80,000। 80,000 के। तो देखिए आपका आंसर मैच करता है इसके। और इस तरह से आपकी पास जो एक क्वेश्चन नंबर 55 आपकी बुक में दे रखा है, बड़ा सा क्वेश्चन, सारी की सारी एडजस्टमेंट हमने हैंडल कर ली। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करवा लेंगे, या फिर फाइनेंसिंग कैलकुलेट करवा लेंगे, या फिर क्या होगा पता है क्वेश्चन में? जैसे मैंने शुरू शुरू में बताया था कि आपके पास बोल देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 285, ऑलरेडी दे दिया ये। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलरेडी दे दिया क्वेश्चन में। मैंने जब पिछली बार रिवीजन कराई थी
तो स्कैनर का क्वेश्चन उठाया था जो आपके एग्जाम में आया था बोर्ड के। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर में देंगे तो शोर मच जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। सीबीएसई में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठता है सीधा सीधा। तो अगर इसको 6 नंबर पे देना हो मुझे तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा कैश, क्वेश्चन पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लिख दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 285। तो क्या मुझे ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं। मैं लिखूंगा यहाँ ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 285, इन्वेस्टिंग लिखूंगा, फाइनेंसिंग लिखूंगा ये वाला, और अपना आंसर निकाल दूंगा, खत्म। जरूरत ही नहीं करने की। तो जब वो क्वेश्चन जिस साल बोर्ड में आया था उस साल बच्चों ने जब लिख रखा आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 285 है, तो भाई सब कुछ क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? इसका मतलब है एग्जामिनर आपसे क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है? सिर्फ इन्वेस्टिंग और सिर्फ फाइनेंसिंग कैलकुलेट। बस खत्म, उतना ही चलना था। हो गया क्वेश्चन। हाँ जी, 7th एडजस्टमेंट है। अरे इंटरम डिविडेंड है 15% पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 31 दिसंबर 2022। तो मुझे बताइए, और कह रहे हैं कि नए शेयर और डिबेंचर कब इशू है? 31 मार्च 2023 को इशू है। तो पूरे साल तक, यानी कि 31 दिसंबर तक भी हमारे पास जो इक्विटी शेयर थे वो कितने, 3 लाख ही तो थे। तो उस पर डिविडेंड दे दिया। शेयर के केस में कुछ नहीं करना होता आपको, शेयर के केस में नहीं परेशानी आती ज्यादा। ठीक है जी। चलिए, ये क्वेश्चन किया। तो थोड़ी छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हैं उनको और देखते हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन देखा कैसे होते हैं। आप कंफर्टेबली पहले इलस्ट्रेशन सॉल्व करिए इनकी, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाएंगे। पहले आप करिए इलस्ट्रेशंस, फिर करिए स्कैनर, और सफिशिएंट सैंपल पेपर करते रहिए। मैं देख रहा हूँ इस क्लास में सिर्फ सिर्फ 4 या 5 बच्चे हैं जो रिलीजियसली अभी 6-7 सैंपल पेपर कर चुके हैं। बाकी लोग अपने मन में ये बैठाए बैठे, जब सिलेबस पूरा होगा तब करेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, वेरी रॉन्ग अप्रोच। सिलेबस होता रहेगा पूरा, सैंपल पेपर्स करते हुए करिए। तो मानोगे नहीं, चलो ये लीजिए। चलिए ठीक है, अब आ जाइए एक बार फटाफट से नोट्स की तरफ। क्या ये डॉक्यूमेंट विजिबल है ऑनलाइन में जो बैठे हैं? बताइए, इज इट विजिबल? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी। आपने देखा हमने डेप्रिसिएशन खत्म कर लिया, देख रहे हैं? अरे भाई डेप्रिसिएशन खत्म कर लिया, टैक्स खत्म कर लिया, डिविडेंड खत्म कर लिया। अच्छा, आइए जरा देखें इसके बाद जहाँ लिखा ना वही सम मोर एडजस्टमेंट ही बोला ना तुमने? हाँ जी। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड के नीचे आ जाइए थोड़ा सा। एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाली है ये। एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाली, पेज नंबर है 10 पे। पेज नंबर 10 पे चले आइए। कितने बढ़िया तरीके से नोट्स रखे ना तुमने। फिर तो इन्हें फाड़ के फेंको ना इनको, इनको फेंको। ये रहा तुम्हारे पास दूसरा वाला। अच्छा, अभी अभी हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला ट्रीटमेंट करा था ना इसी क्वेश्चन में। इसका एक दूसरा रूप भी होता है, वो कैसे होता है वो देखिए जरा। आपके सामने डेटर 1 लाख से 2 लाख हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 से 20,000 हो गए। नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, या ऑल द डेट्स आर नोट, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो केस 1 में क्या करना है आपको, 1 लाख से 2 लाख हुआ, करंट एसेट्स की इंक्रीज की तरह माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो इंक्रीज हुआ करंट लायबिलिटी के इंक्रीज तरह से माइनस करेंगे, जैसे यहाँ किया था ना। डेटर को अलग से ट्रीट किया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया। ठीक है दिव्यांश, देखा? अच्छा, लेकिन अगर वो बोले कि डेटर्स आर ऑल गुड, भाई अगर डेटर्स सारे के सारे गुड हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो बेकार हो गया। और डेटर ऑल गुड क्या रूटीन में होने वाली सिचुएशन है? बताइए, क्या हमेशा डेटर आर ऑल गुड होते हैं क्या? बोलिए। तो जरा देखिए, केस बी पे आ जाइए। If all the debtors are good, it means debtors are likely to realize in full. Hence, for the current year, provision for doubtful debt will of no use, and it is considered as an extraordinary operating activity. हमेशा थोड़ी होता है। तो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो क्या करेंगे? देखो, डेटर को तो रूटीन में ट्रीट करेंगे, डेटर की इंक्रीज को क्या कर देंगे माइनस, डिक्रीज को क्या कर देंगे प्लस, वो तो किनारे कर लीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कितने का इंक्रीज हुआ बताइए? 10,000 का इंक्रीज हुआ ना।
बोलिए, हुआ नहीं? अच्छा जी। और क्या करेंगे, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखेंगे तो बैलेंस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखेंगे, जो भी वैल्यू होगी उसमें प्लस कर देंगे क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐड कर देंगे 10,000 को, और फिर वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नीचे टैक्स के बाद क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस और माइनस दोनों होता है ना, हो गया ट्रीटमेंट खत्म। डिफरेंस की ट्रीटमेंट की होगी उसकी, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज कितना हुआ, सिर्फ तो 10,000 हुआ ना करंट ईयर का, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड हो गया ना वो तो। भाई आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने के दिख रहे हैं, देखिए पहले 10 से अब 20 हो गए। अच्छा, पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 था, 10 और जोड़ा ना इस साल में, तब तो जाके इस साल वैल्यू 20 हुई है। तो इस साल जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया आपने, 10 के तो बनाए, तो वो जो 10 थे, अब वो क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गए तो उनका कोई यूज ही नहीं है। तो क्योंकि आपने प्रॉफिट से निकाला था इसलिए पहले माइनस किया था, एड बैक करोगे, और फिर नीचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जब हम कैश फ्लो के सबसे लास्ट में चलते हैं ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वहां जाके माइनस करेंगे। अगर आप देखिए पेज नंबर 3 देखिए पहले फटाफट से। पेज नंबर 3 दिख रहा है? पेज नंबर 3 में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पड़ी है, दिख रहा है ब्लू से? ऑनलाइन में दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट? कैन यू सी दिस? यहाँ वो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया है, उसको यहाँ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, बताइए? प्लस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट हुआ होगा। प्लस कर दिया यहाँ पर। और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे आप, क्या लिखा हुआ है, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड कर दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट्स और माइनस कर दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट्स। तो ऊपर हमने क्या किया, प्लस, तो नीचे आके क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे। ऐसा करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह ट्रीट करके चलेंगे इसको, ठीक है जी? दिस स्टेटमेंट इज ओके। दोबारा उसी पेज पे पहुंच जाइए। क्या पेज नंबर है आप? पेज नंबर कौन सा बोले हम लोग? 10। अच्छा जी, आइए अगला देखें आपके पास। पेज नंबर 10 में राइट हैंड साइड पे आपको दिख रही है नोट्स टू अकाउंट्स। इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 50,000 नेगेटिव से 1 लाख पॉजिटिव हो गया। गुडविल की वैल्यू घट गई, कॉपीराइट की वैल्यू बढ़ गई, और पेटेंट की वैल्यू कुछ नहीं थी, 40,000 हो गई। ये इंटेंजिबल एसेट्स है सारी। पिछली बार जब मैंने बड़ा क्वेश्चन कराया था ना, एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19-17 कराया था, जिसमें खूब सारे आइटम थे पिछली क्लास में, उसमें भी पेटेंट वगैरह के बारे में कुछ आया था। यहाँ देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा लफड़ा है, बिल्कुल सिंपल सा लफड़ा, क्या बोलूं, आसान चीज है। अब देखिए आपने क्या कर रखा है, पिछले साल लॉस था, इस साल प्रॉफिट है, तो आपको मालूम है ना कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं। तो करंट ईयर इज 1 लाख, 1 लाख माइनस माइनस, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या वैल्यू बनेगी आपकी, 1,50,000 की बनेगी। समझ पा रहे हैं? माइनस माइनस प्लस होता है। दिस इज डन। फिर आपने क्या किया, इधर देखिए, गुडविल की वैल्यू घट गई तो क्या मानेंगे, उसे अमोटाइज मानेंगे। अमोटाइज कहाँ जाता है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की तरह एडजस्ट होता है। ये आप देखिए सोल्यूशन में दे रखा है। इसी तरह से कॉपीराइट की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या कर दिया, परचेज कर दिया। परचेज करिए तो कहाँ जाएगा ये बताइए? अगर परचेज कर दिया तो कहाँ दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग का क्या दिखेगा ये, बोलिए? इन्वेस्टिंग का क्या दिखेगा, इन्वेस्टिंग से आउटफ्लो हो जाएगा। ये भी ठीक है जी। अच्छा, पेटेंट की वैल्यू कुछ नहीं थी और 40,000 हो गई, और एक लाइन देखिए नीचे, पेटेंट अमोटाइज ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000। पेटेंट अमोटाइज ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000। अब आप मुझे बताइए, पेटेंट की वैल्यू देखिए, पेटेंट अकाउंट बना लेते, तो तीन इन्फॉर्मेशन है, तो कैसे करा हम लोगों ने, ऐसे बनाया। बैलेंस बीरी बताइए पेटेंट का कितना दे रखा है, नील, नील। बैलेंस सीरी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 40,000, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर अमोटाइज्ड कितना हुआ, अमोटाइज्ड 20,000। तो जरा मैं टोटल करता हूँ कितना, 60,000। टोटल करता हूँ कितना, 60,000। तो मुझे बताइए, बैंक बोलकर परचेज कितना हुआ, परचेज 60,000 परचेज हुआ, खत्म। इसका हो गया। हाँ जी। अगर ये मेरी बात सुनो, अगर बेड डेट एग्जिस्ट करता है, बेड डेट होना आपके लिए ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है, पहले ये बताइए? बेड डेट होना ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? नहीं नहीं, तुमने तो बोल दिया, बाकी लोगों को बोलने दो ना, ऑनलाइन में बताइए को मुझे, बेड डेट होना ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? अच्छा चलो ठीक है। लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग है। लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। बेड डेट होना ऑपरेटिंग होता है, हर बिजनेस में बेड डेट होते हैं।
ये कोई अबनॉर्मल चीज नहीं है। तुम कोर्स करना चाहते हो वसूली वाला, क्यों करना चाहते हो भाई? क्या रीजन है बता? क्यों? ताकि बेड डेट क्या हो जाए, कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो बेड डेट होना मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी इन ऑपरेटिंग सेंस। ठीक है। और हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, बेड डेट को तो टच ही नहीं करते, बेड डेट को तो एडजस्ट ही नहीं करते। वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और वो प्रॉफिट से माइनस हो रखी है, वेल एंड गुड। नॉन ऑपरेटिंग है और माइनस हो रखी है तो उसे एड बैक करते हैं। बेटा प्रोविजन से क्यों माइनस करेंगे आप? जब मैंने आपको कैश फ्लो पढ़ाना सिखाया तो क्या बोला था? हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं। वो तो अकाउंटिंग में बेड डेट को प्रोविजन से एडजस्ट करते हैं ना, एनालिसिस में थोड़ी करते हैं। यहाँ बेड डेट को प्रोविजन से एडजस्ट नहीं करना, यहाँ हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग नहीं होती है, ये आपका एनालिसिस का पार्ट होता है। और वो भी इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो बेड डेट को तो कहीं टच ही नहीं करना, दूर दूर तक कोई यूज ही नहीं है उसका। पहला क्योंकि ये ऑपरेटिंग है, दूसरा ये इनडायरेक्ट मेथड है, तो नहीं टच करते। प्रोविजन जो है वो आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा है, अननेसेसरीली रिड्यूस कर रहा था ना। 10,000 बढ़ने का, प्रोविजन बढ़ने का मतलब, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ने का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट से तो निकाल के किया होगा आपने। ऐसी कोई भी प्रोविजन बनाते प्रॉफिट से तो निकाल के बनाते हैं, तो ये एडिट बैक, इसीलिए हम उसको एड बैक कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा, अब हमसे क्वेश्चन ने क्या बोला कि ऑल द डेटर्स आर गुड, तो जो 10,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो तो काम ही नहीं आना, वो किसी काम के लिए नहीं रहेगा। तो उसे क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन मान लेंगे ना उसको अपना एक। तो हमने क्या किया, क्योंकि प्रॉफिट से माइनस हुआ था इसलिए एड बैक करा, फिर नीचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह माइनस करके उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। ऐसा करते हैं हम लोग, इसलिए ऐसी चीजें होती हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हमने किया यहाँ पर, तो ये क्या है रही, इसका इसका कोई यूज नहीं है। ये कहाँ चला गया? अमोटाइज, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में जुड़ गया। और ये कहाँ चला गया? बैंक बोल के परचेज, पर इन्वेस्टिंग का क्या बन गया? आउटफ्लो बन गया। ये होना था। दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। देखिए यही सॉल्यूशन। हाँ जी बेटा, हाँ वो तो प्लस देखो ना, सोल्यूशन में लिख रखा है आपके लिए। ठीक है। अगला एडजस्टमेंट देखिए, ये भी आपको पहले करवाया गया था, अब तो रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। आपसे बोला गया कि रिजर्व की वैल्यू 8 लाख से घटकर 3 लाख हो गई, और इक्विटी शेयर की वैल्यू 10 लाख से बढ़कर 15 लाख हो गई। 5 लाख रुपए इंक्रीज हो गया, इक्विटी शेयर बढ़ गया, लेकिन रिजर्व घट गया। और क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है कि बोनस शेयर इशू करे थे आपने बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स इन द रेशियो 2:1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग शेयर्स अगर दो हैं, अगर दो हैं, अगर एग्जिस्टिंग शेयर दो हैं, तो बोनस शेयर कितने हो गए? बोनस शेयर एक हो गया। अगर एग्जिस्टिंग शेयर एक है तो बोनस शेयर कितना हो जाएगा? 1/2। और अगर एग्जिस्टिंग शेयर 10 लाख रुपए के हैं तो क्या हो जाएगा? इंटू 10 लाख। तो बताइए कितने के बोनस शेयर इशू हुए? 5 लाख के। और आपको पता है बोनस शेयर इशू होना कैश फ्लो में टच ही नहीं होता, यूज ही नहीं होता, क्योंकि कोई कैश का फ्लो ही नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं ये बोनस शेयर 5 लाख किसके नाम पे इशू हुए? रिजर्व घटे हैं, तब तो शेयर बढ़े हैं। रिजर्व का घटना, रिजर्व घटाना आपका, हाँ, कह रहे हैं ना कैपिटलाइजिंग रिजर्व, रिजर्व को यूज करके हमने बोनस शेयर इशू करें। तो रिजर्व घटे और बोनस शेयर बढ़े, कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं ना, इसीलिए एडजस्ट। इसे हाँ, हाँ रुको रुको, इसको टच नहीं करना। ठीक, वो जो तुम पूछ रहे हो ना अगले क्वेश्चन में देखो उसका जवाब। हम कौन से पेज पे हैं, क्या बोले? हाँ ओपनिंग पे, ओपनिंग वैल्यू पे बोनस शेयर दिए जाते हैं ना, जितने साल के शुरू में थे उसके। आज साल के शुरू में मेरे पास 10 लाख शेयर होल्डर हैं, उनको बोला कि तुम्हारे एक शेयर पे 2 बोनस शेयर दूंगा मैं, तो बढ़ के 20 लाख हो जाएगा। अरे अगला चलो ना, अगला चलो, अगला केस देखो, अगले केस देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताइए? दिख रहा है 10 लाख से बढ़कर कितना हुआ? 18 लाख। लेकिन रिजर्व कितना घटा था? सिर्फ 5 लाख। तो जो 5 लाख है उसका तो कोई ट्रीटमेंट करना नहीं है, बाकी के 3 लाख तो क्या हुआ? फाइनेंसिंग का इनफ्लो खत्म। अरे 5 लाख की इंक्रीज तो बोनस शेयर मानी जाएगी ना, बाकी के 3 लाख के बारे में कुछ नहीं बोला, तो कैश के अगेंस्ट इशू हुआ, उसे तो कैश फ्लो में एडजस्ट करेंगे, उसे क्या मानेंगे? देख रहे हैं ना, हियर इंक्रीज ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर इज ड्यू टू इशू बोनस शेयर्स, रिजर्व इज बीइंग यूज्ड, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो, बट इंक्रीज इन अदर 3 लाख विल बी रिकॉर्डेड एज एन इनफ्लो ऑफ क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता चुका था, अभी किया था हम लोगों ने, उससे रिलेटेड एग्जांपल देख लीजिए। 10% इन्वेस्टमेंट है कितना, 2 लाख से बढ़कर 3 लाख हुआ, और इन्वेस्टमेंट पर परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर इन्वेस्टमेंट साल के आखिर में, तो इंटरेस्ट किस पे लगना, ओपनिंग वैल्यू पे। ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। कहाँ चला जाएगा देखिए, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके क्या करेंगे, माइनस। इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आउटफ्लो, बढ़ गया ना ये, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग के अंदर जोड़ देंगे, काम खत्म, काम खत्म। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंसती है पता है, प्रॉब्लम फंसती है अगले केस को, केस बी देखिए आप, अगला केस देख लीजिए, केस बी। हाँ, क्या चीज, हाँ, पीछे से पीछे के बल में बंद कर दो जाके, दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट वही 2 लाख और 180 हो चुके हैं, और क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आखिर में सोल्ड किया तो इंटरेस्ट लगना ओपनिंग वैल्यू पे। इंटरेस्ट कितना बनता है इसका, 2 लाख का 10% कितना बनता है, 20,000। ठीक है जी, क्या करते, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट में जाके माइनस कर देते हैं, और इन्वेस्टिंग के अंदर जोड़ देते हैं, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो चली गई है उसको क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस कर देते हैं। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, करंट एसेट्स के अंदर दे रखा है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए का। तो जो एक आम बच्चा जिसे कंसेप्ट नहीं मालूम है वो क्या करेगा, करंट एसेट्स की इंक्रीज की तरह जाके क्या कर देगा, माइनस कर देगा, हो गई गड़बड़। नहीं करना ऐसा, समझिए इसका क्या मतलब है। आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बनता है, 20,000, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के अंदर जाके माइनस कितना करेंगे, 20 करेंगे, क्योंकि एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल, चाहे इंटरेस्ट मिले ना मिले, आपके लिए इनकम है, और इनकम है तो प्रॉफिट में जुड़ी होगी, तो क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। क्या हो गया बेटा, नहीं पता चल रहा कुछ ना, अच्छा बता क्या बोला, कहाँ से, पेमेंट से माइनस कर देंगे ना, नहीं बेटा रिसिप्ट से माइनस करते हैं। चलो ठीक है जी। अब जब कैश आउटफ्लो की बारी आई या इनफ्लो की बारी आई, आउट ऑफ 20 कितना वसूला आपको, सिर्फ 14 ना, 6,000 तो मिला ही नहीं, तो कितना मिला, 14। जरा इन्वेस्टिंग के अंदर चले जाइए, क्या लिखा आपने, 20,000 माइनस जो नहीं मिला, और कितने का इनफ्लो हो गया आपके पास, सिर्फ 14,000 का इनफ्लो। तो आप देख रहे हैं, ये जो एक्रूड इंटरेस्ट था, इसे इन्वेस्टिंग के अंदर हमने एज एन एडजस्टमेंट यूज करा, ऑपरेटिंग के अंदर एडजस्ट नहीं करा, और नहीं करना उसको आपने। तो एक अलग सा कंसेप्ट है ये, और जो कि नहीं दिखेगा आपको किताबों में, पर बनता है ऐसा कंसेप्ट। एग्जामिनर के पास ये चॉइस होती है कि ऐसा दे दे आपको, जिन अगर आपने पढ़ लिया अब आपसे गलती नहीं होगी ये वाली। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट जो है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे इसको, इसे, और एक ही जगह जाना ना इसने, तो बैलेंस शीट का आइटम एक ही जगह जाएगा। कहाँ चला गया, इन्वेस्टिंग में गए आप, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा 20,000, जिसमें से एक्रूड मतलब नहीं मिला कितना, 6,000, मिला कितना, 14,000, वो है इनफ्लो। क्यों होगा नॉर्मल इंटरेस्ट, अच्छा एक्रूड इंटरेस्ट अगर इंक्रीज होगा, पर वो इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, सिर्फ एक्रूड इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो नॉर्मल करंट एसेट्स की तरह लेके चलेंगे उसको। आपने एग्जाम्पल पढ़े थे ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे होते थे घट रहे होते थे, ठीक है, वैसा लेके चलेंगे। लेकिन ये तो स्पेसिफिकली लिखा है ना, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, तो तब हम इसी की तरह ट्रीट करके चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए आप, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹40,000 वर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, पहले आपकी बुक्स में हुआ करती थी, अब हटा दी उन लोगों ने। और 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 एक चीज देख रहे हैं, कैपिटल रिजर्व है, जीरो से बढ़कर कितना हो गया, 10,000, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जरा समझना बेटा, आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट में जाके जुड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में जाके जुड़ा ही नहीं, तो उसको माइनस करने का सेंस बनेगा, नहीं बनेगा। आप देखिए इस क्वेश्चन में वही हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। आपने नीचे देखिए इसके सोल्यूशन में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया, देखिए नीचे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया, दिख रहा है आपको, बैलेंस बीडी 90,000 है, बैलेंस सीडी कितने का, 80,000 का, आप देख पाए होंगे जरा, ऊपर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ओपनिंग में 90 है, क्लोजिंग में कितना है, 80 है। मैं करके नहीं दिखा रहा, आप अपने नोट्स को देखिए, हमारे नोट्स कहाँ हैं, तो निकालो ना बेटा, अपने नोट्स निकालो, उसमें नोट, वो उसके पास जाएंगे कागज, वो नोटिंग वोटिंग करेगी, उसके काम आएंगे। आपके पास अपना कागज निकालें, खोलने से थोड़े नोट गुम हो जाएंगे। तो कितना दिख रही है वैल्यू, आप यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स
ओपनिंग है 90,000, क्लोजिंग कितने का है 80,000। 90 और 80 देख लिया आप लोगों ने यहाँ पर। आपसे बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट 40,000 का था। मैं दिखाता हूँ इसे करके, काफी अच्छा एडजस्टमेंट है, देखिए इसको। मुझे ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू बता देना बस आप सिर्फ। और एक कंसेप्ट सीखेंगे इसमें, इन्वेस्टमेंट्स। बताइए कितना वैल्यू है, देखिए। बैलेंस बीडी बताइए इन्वेस्टमेंट कितने का है। डेबिट है 90,000 का। बैलेंस सीडी बताइए कितने का है, 80,000 रुपीज का। ठीक है। और कुछ बोला है क्वेश्चन में? इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना कुछ बोला है? क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट कितने में बेच दिया? बैंक बोलकर क्या कर दिया, सेल। कितने में बेच दिया, 40,000। ठीक है। और वो जो कैपिटल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, वहां क्लू दे रहा है आपको कि जो इन्वेस्टमेंट बेचा था ना, वो 10,000 के प्रॉफिट में बेचा था। तो यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन कितना हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा। तो दिस वैल्यू इज व्हाट, 1 लाख। मुझे नहीं पता ना, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है या बुक वैल्यू है? कॉस्ट 40,000 है तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 50, फिर ये कितना हो जाएगा, 130, फिर कितना हो जाएगा, 130। पर ये 10,000 तो यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब हम लिखेंगे बैंक कितने का, 30,000 का। ये क्या लेगा, परचेज। और ये क्या है, आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ऐसे करके। यहाँ तक चीजें ठीक है। अब एक चीज देखिए, मैंने यहाँ क्या लिखा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिख के गेन लिखा। प्लीज सब लोग ध्यान दीजिए, माहेश्वरी ध्यान दीजिए इधर। बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। सेल कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस एवरीबडीज ओके। परचेज कहाँ चला गया, इन्वेस्टिंग के अंदर माइनस एवरीबडीज ओके। ये जो 10,000 है, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट की तरह माइनस होना चाहिए था ना, होना चाहिए था ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की जगह क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रिजर्व लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं बात को? यानी कि ये जो गेन है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल रेवेन्यू, जैसे इट इज अ कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन से क्या बनाते हैं, कैपिटल रिजर्व। यानी कि आपने क्या कर दिया, पहले इसे उठा के हम डालते प्रॉफिट लॉस में, और फिर वहां से रिजर्व बनाते। आपने ऐसा नहीं करा, आपने प्रॉफिट लॉस में डाले बिना क्या बना दिया, सीधा रिजर्व बना दिया। तो क्या ये मेरे प्रॉफिट के अंदर ऐड हुआ था? नहीं हुआ था। इसको एडजस्ट ही नहीं करेंगे, काम खत्म। देखो ना, दिखा रहा हूँ सोल्यूशन, देखिए क्या करना। कंसेप्ट समझ में आया क्या किया? तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि रिजर्व इंक्रीज हुए। हियर कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम, here capital reserve is created from profit on sale of investment, not from statement of profit and loss. Hence it will not be adjusted in cash flow statement. उसे एडजस्ट नहीं करना उसको, बाकी चीज एडजस्ट करेंगे, सिर्फ इसे एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल रिजर्व में गेन ना लिखा रहता, तो तो जो इंक्रीज हुआ है कैपिटल रिजर्व, उसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी में इंक्रीज इन रिजर्व की तरह जोड़ देते, और इसको कहाँ ले जाते, ऑपरेटिंग में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट की तरह माइनस कर देते हैं। ऐसा हो जाता। अगर स्टेटमेंट, अगर मान लो कैपिटल रिजर्व शब्द ना होता तब, तो स्टेटमेंट प्रॉफिट से, लेकिन स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस से फिर क्या हुआ, ऐड हुआ तो माइनस करते उसको। तो ये क्वेश्चन इस तरह का था, जिसमें बैलेंस शीट के अंदर स्पेसिफिकली रिजर्व बढ़ गया, और क्या लिखा है ब्रैकेट में, क्या लिखा है, रिजर्व। रिजर्व किस नाम से बढ़ा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ के नाम से बढ़ा। तो ये इसने बाईपास कर दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, उसके अंदर नहीं गई चीजें। अगला पार्ट चलिए जरा देखें, ट्रीटमेंट ऑफ इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन। ये भी कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है। शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन are shown as an outflow of financing activity. It is being expense on issue of shares. ये तो बात सबको समझ में आती है। लेकिन if they are written off during the current year from statement of profit and loss, then they will be added as an extraordinary of financing. क्योंकि शेयर इशू बार बार नहीं होते, उन पे होने वाले एक्सेस खर्चे बार बार नहीं होते। तो क्या किया, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो दिखाया, और नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह प्लस कर दिया। हिसाब बराबर हो गया इसका। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कि ये जो होता है ना शेयर इशू अंडरराइटिंग कमीशन, ये कई बार क्या होता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से क्या होता है, माइनस होता है। कई बार वहां से भी राइट ऑफ हो जाता है। तब क्या होगा, बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में क्या दिख रहा होगा आपके पास, कैपिटल रिजर्व घट रहा होगा, या सिक्योरिटीज प्रीमियम घट रहा होगा। तब क्या होगा पता है, तब वो जो प्रीमियम घट रहा है ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन फाइनेंसिंग आउटफ्लो हमेशा कहलाएगा। तब इस तरह से लेके चल रहे हैं। तो अगर शेयर इशू एक्सपेंस दिख जाए आपको कहीं,
तो क्या करना है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो मान के चले, अगर जैसे यहाँ लिख दिया क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट 5% प्रीमियम एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000, सिर्फ ऐसा लिख दिया। तो क्या करा, 10,000 का तो शेयर इशू एक्सपेंस दिया होगा ना आपने, फाइनेंसिंग आउटफ्लो माइनस कर दिया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह ऊपर जोड़ दिया, खत्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह जोड़ दी। लेकिन अगर आपके पास नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ और सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व और उनकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, कैपिटल रिजर्व की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने शेयर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ करे होंगे उसमें से। तो तब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का दिखेगा आपको। तो वो क्लियर क्लू होता है, ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन में रैंडमली कुछ भी उठा के दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक और आइटम आपके पास है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिख जाए तो क्या करेंगे उसका, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो नीचे दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल वन सम मोर एडजस्टमेंट्स में इन्वेस्टिंग आउटफ्लो कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही अच्छा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देख लीजिए भाई, अब क्या हो गया भाई, क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देख लीजिए, क्या दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 5 लाख से 750 हो गया, 3 लाख से 2 लाख हो गया, और एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिख रहा है। इसका मतलब जान रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अभी भी पे करना बाकी है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे तो फुल वैल्यू को प्लस करेंगे, लेकिन जब फाइनेंसिंग में जाएंगे तो ये जो आउटस्टैंडिंग है इसे माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं ना उतने का, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किया था ना, ऐसे ही ये वाला पार्ट है। इसको ना बस इसको मैं पॉइंट को, इसके पॉइंट को देख लीजिए, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए अगर 5 से 7 लाख हो गया तो कहाँ दिखा फाइनेंसिंग का इनफ्लो, दिख पा रहा है आपको, कैन यू सी दिस फाइनेंसिंग का इनफ्लो, देखते चलिए। 5 से 7 लाख फाइनेंस डेली करते चलिए अपने शीट्स में, ये फाइनेंसिंग का ये वाला हो गया 250। अगर हमने 3 से 2 कर दिया तो क्या हुआ, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो हुआ, देख रहे हैं 1 लाख रुपए का डिडक्ट कर दिया। अब मुझे बताइए 15% डिवेंचर पर इंटरेस्ट लगना है और न्यू शेयर एंड डिवेंचर्स फॉर इशूड ऑन 31 मार्च 23, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, ओपनिंग वैल्यू पे। तो ये जो 15% डिवेंचर है इस पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना बनता है, 75,000, कितना बनता है 75,000 बनता है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में ऐड कितना करा, देख रहे हैं आप, 75,000 ऐड कर दिया। और फाइनेंसिंग में से कितना माइनस करना चाहिए था, 75 माइनस करना चाहिए था ना, लेकिन लेकिन आउटस्टैंडिंग कितना 5,000, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो कितना होगा, सिर्फ 70 का होगा। ऐसे करके किया। ऐसे ही देखिए आपके पास क्या है, 10% डिवेंचर है, तो क्योंकि साल के आखिर में तो 30,000 इंटरेस्ट बनेगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में 30,000 ऐड हुआ और फाइनेंसिंग में 30,000 माइनस हुआ, इस पर कोई आउटस्टैंडिंग था ही नहीं, तो कुल होकर चला गया मामला, ठीक है जी। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंसिंग का क्या, इनफ्लो और आउटफ्लो, और इश्यू ऑफ डिवेंचर जो है वो क्या है, फाइनेंसिंग का इनफ्लो होता है। इस तरह से हमने जितने भी पॉसिबल एडजस्टमेंट थे उनको देखा, किया, रिवाइज किया। अब आपका काम क्या है पता है, एड्रेस देना, मैं आऊंगा, जिसके घर जाना हो तो प्रैक्टिस करके जाऊंगा फिर। तो कैश फ्लो खत्म हुआ, तीसरी बार खत्म हुआ। बाकी लोग, बाकी सैंपल पेपर, बाकी जैसे ट्यूशंस में क्या हो रहा है कि उसने जैसे मुझे बताया कि 5 5 मॉक पेपर हो चुके हैं, हम 5 5 बार रिवाइज कर रहे हैं कंसेप्ट को। नहीं, दे दूंगा बिल्कुल, प्रोबेबली कल कर दूंगा, तो अगली क्लास। तो आज हम लोग इसको यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना है, और मैं चाहे जितना मर्जी रिवाइज करा लूँ, अगर आप लोग उसे खुद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है।